तो दोस्तों, चाहे आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती हो या आपने इंग्लिश बोलना अभी शुरू ही किया हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम सब इंग्लिश बोलते हुए या इंग्लिश लिखते हुए बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब गलतियों को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बोलते हुए और लिखते हुए गलतियां तो होंगी, पर 7 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप अगर सीख लें और समझ लें तो आप वो गलतियां बंद कर देंगे। जी, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा लेसन मेरे साथ देखना होगा। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहां हम सीखेंगे इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बोलते हुए और लिखते हुए हम सब कुछ 7 कॉमन गलतियां करते हैं, तो उसी रीज़न के लिए आज मैं आपके सामने ये सेंटेंसेस लाई हूँ। हर सेंटेंस में मैंने एक गलती करी है, आपको पकड़ना है कि वो गलती कौन सी है और हम उस गलती को ठीक कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी। और आज के बाद आप भी उन गलतियों को करना बंद कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला सेंटेंस है, मच एप्पल्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। तो इस सेंटेंस में हमने क्या गलती की है? अगर सुने तो ये ठीक ही लग रहा है, पर अगर ध्यान से सुने तो इसमें एक गलती है। मच एप्पल्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। जी, यहाँ पर हमने गलती की है मच को यूज करने की। मच का मतलब होता है काफी, ओके? मच का मतलब होता है काफी, पर हम यहाँ पर मच को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मैनी को यूज करेंगे। जी, मैनी एप्पल्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्रीज, तो मच यहाँ पर गलत होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, हम मच को यहाँ क्यों नहीं यूज करेंगे और मैनी को क्यों यूज करेंगे? अब मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें एप्पल्स पर। एप्पल्स का मतलब होता है सेब। क्या हम एक सेब की बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमने एस लगाया है, इसका मतलब है हम एक से ज़्यादा सेब की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे सेब, राइट? तो अगर आपको कहना है कि पेड़ से बहुत सारे सेब गिर गए हैं, तो आप मच नहीं पर मैनी यूज करेंगे। तो अगर आपको कहना है कि पेड़ से बहुत सारे सेब गिर गए हैं, तो आप मच नहीं मैनी का इस्तेमाल करेंगे। अब जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्पल्स होता है प्लूरल। जी, जब भी आप किसी प्लूरल वस्तु की बात कर रहे हैं, यानी बहुवचन वस्तु की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप मैनी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मच का। जैसे कि आप कहेंगे वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हैं, देयर आर मैनी चेयर्स देयर, ओके? हमारे स्कूल में बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, देयर आर मैनी न्यू स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ओके? क्योंकि हम एप्पल, स्टूडेंट और चेयर के आखिर में एस लगा सकते हैं और उन्हें गिन भी सकते हैं, जैसे 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, इसी कारण हम मैनी यूज़ करेंगे। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप गिन सकते हैं या जिसके अंत में आप एस लगाकर बोल सकते हैं, जब आप उसकी बात करेंगे आप मैनी लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम जानेंगे कि हम मच को कब यूज़ करेंगे। तो मच का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी होता है, तो और मैनी का मतलब होता है बहुत सारा। तो इन दोनों का मतलब तो बहुत मिलता जुलता है, पर इनका इस्तेमाल अलग होता है। मैनी को हम उन चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, पर जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते और वो कोई बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम मच यूज़ करेंगे। परेशान मत होइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या आप हवा को गिन सकते हैं? नहीं। क्या आप पानी को गिन सकते हैं? नहीं। तो फिर इसके लिए आप मच का यूज़ करेंगे। जी, तो कोई ऐसी वस्तु जो काफ़ी ज़्यादा है पर आप उसे गिन नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप मच यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर एक ग्लास में बहुत सारा पानी है, तो क्या आप ये कहेंगे देयर इज़ मैनी वाटर इन द ग्लास या मैनी वाटर्स इन द ग्लास? जी नहीं, आप कहेंगे देयर इज़ मच वाटर इन द ग्लास। जी, क्योंकि आप
पानी को गिन नहीं सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको कहा आप हवा को भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये दूसरा सेंटेंस देखिए, आई कांट गेट मैनी एयर। एयर के आखिर में हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं, इसलिए हम मैनी को यूज़ नहीं करेंगे पर मच को यूज़ करेंगे। अब जानते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आई कांट गेट मच एयर। तो जब आप भाग रहे होते हैं और आपको सांस चढ़ता है और आपको सांस नहीं आता है तो आप कहते हैं आई कांट गेट मच एयर, मुझे सांस नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको ये ख्याल रखना है कि जिन वस्तुओं को आप गिन सकते हैं और वह बहुवचन है, प्लूरल हैं, उसके साथ आप मैनी लगाएंगे, और वो वस्तुएं जिन्हें आप नहीं गिन सकते और वो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके लिए आप मच का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वाटर, एयर, पेट्रोल, फ्यूल। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या गलती है। मी इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू वर्क विथ। वेल, अगर आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, ये सेंटेंस बोलते हुए कोई व्यक्ति कहना चाहता है मैं काम करने के लिए बहुत सही इंसान हूँ, यानी तुम्हें मेरे साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। मी इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू वर्क विद, मैं काम करने के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर किसी ने क्या गलती की, उन्होंने यहाँ पर मी का इस्तेमाल किया है। अगर आप कहना चाहते हैं मैं, तो आप कभी भी मी नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे आई। ओके, और आई के साथ आप इज़ नहीं लगाएंगे पर एम लगाएंगे। तो आप कहेंगे आई एम अ वेरी गुड पर्सन टू वर्क विथ, यानी मैं काम करने के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। आपने डॉन फिल्म तो देखी होगी ना, उसका टाइटल सॉन्ग क्या है, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। जी, इसी को अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप ये नहीं कहेंगे मी इज़ अ डॉन, आप कहेंगे आई एम अ डॉन। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी इससे बहुत मिलता जुलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा आई का मतलब होता है मैं, ऐसे ही मी का मतलब होता है मुझे। ओके, मी का मतलब होता है मुझे। तो अब अगर किसी व्यक्ति ने आपसे आपका पेन ले लिया, आप कहेंगे गिव मी माई पेन, मुझे मेरा पेन वापस दो। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। यहाँ पर आप मी लगाएंगे और आप कहेंगे गिव मी माई पेन, मुझे मेरा पेन दो। ओके, तो इस तरीके से आप आई को यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है मैं, और मी जिसका मतलब होता है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली गलती पर ध्यान देते हैं, वो है आई फील गुड टुडे। ओके, वैसे तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही है और ज़्यादातर लोग कहते हैं आई फील गुड। कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो, आप कहेंगे आई फील गुड टुडे। ओके, वेल, अगर आप अपने शरीर के बारे में कहना चाहते हैं कि आज मैं काफ़ी हेल्थी हूँ और अच्छा हूँ, तो आप कहेंगे वेल, आई फील वेल टुडे। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप फिज़िकली कैसा महसूस कर रहे हैं तो आप वेल बोलेंगे, पर अगर कोई आपसे आपके मूड के बारे में बात कर रहा है तो आप गुड बोलेंगे। तो ये फ़र्क होता है, वेल का मतलब होता है आप अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं और गुड का मतलब होता है आप अपने मूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगली बारी हाउ आर यू फीलिंग का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा कि आप अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं आई फील वेल टुडे, या फिर आप अपने मूड की बात कर रहे हैं आई फील वेल टुडे, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आई फील गुड टुडे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट गलती है सम ऑफ दीज एप्पल्स इज़ राइप। ओके, आई होप आप इसमें ऑलरेडी गलती पहचान चुके हैं और वो है इज़। जी, क्योंकि हमने यहाँ पर एप्पल्स यूज़ किया है जो कि एक बहुवचन यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं। बहुत बारी जब हम केयरफुली नहीं बोल रहे होते हैं, सोच समझकर नहीं बोलते हैं, तो हम इसकी आर की जगह इज़ और इसकी जगह आर बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, प्लूरल के साथ आप यूज़ करेंगे आर और सिंगुलर के साथ आप यूज़ करेंगे इज़। तो आप कहेंगे सम ऑफ दीज एप्पल्स आर राइप, तो एप्पल्स हुआ प्लूरल। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम गोइंग फ्रॉम द फ्रिज टू गिव यू अ सोडा। क्या आप जानते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका एक्चुअली मतलब है मैं फ्रिज से जा रहा हूँ तुम्हें सोडा देने के लिए, जबकि आपको कहना है
मैं जा रहा हूँ तुम्हें फ्रिज से सोडा देने के लिए। जी, ये गलती तब होती है जब हम यू को सेंटेंस के आखिर में लगा देते हैं। यू एक प्रोनाउन है जी, और प्रोनाउन को आप सेंटेंस के आखिर में कभी नहीं लगाएंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग सबसे पहले टू गिव यू अ सोडा, नंबर 2 फ्रॉम द फ्रिज, नंबर 3। तो आपको याद रखना है कि आप प्रोनाउन को सेंटेंस के आखिर में कभी नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे आई एम गोइंग टू गिव यू अ सोडा फ्रॉम द फ्रिज। तो यू को या आई को या शी को या इट को या हर को आप सेंटेंस के आखिर में कभी नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप नहीं कहेंगे आई एम गोइंग फ्रॉम द फ्रिज टू गिव हर अ सोडा, वहाँ पे भी आप यही कहेंगे आई एम गोइंग टू गिव हर अ सोडा फ्रॉम द फ्रिज। वेरी नाइस। अब देखते हैं हमारी अगली गलती। आई कैन लाई इन बेड ऑल डे लॉन्ग। लाई, लाई, LIE, लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो क्या आप बेड में पूरे दिन झूठ बोलते हैं? जी नहीं। और एक होता है ले। ओके, ले का मतलब होता है लेटे रहना, लेटे रहना। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कहना चाहता है कि मैं पूरे दिन बेड में लेटा रह सकता हूँ, पर उन्होंने गलती से LAY की जगह LIE, लाई बोल दिया, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। आप कहेंगे आई कैन ले इन बेड ऑल डे लॉन्ग, ना कि आई कैन लाई इन बेड ऑल डे लॉन्ग। ओके, इसी के साथ हम अपने आज के आखिरी सेंटेंस पर पहुंच गए हैं, और वो है आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 3 years नाउ। अगर आपने इंग्लिश सीखनी अभी शुरू की है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस सेंटेंस में से गलती ढूंढना। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे सही मानेंगे और इसको ऐसे ही बोलेंगे, पर इस सेंटेंस में एक गलती है जी। 3 years का मतलब होता है एक टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड मतलब 3 साल से। 3 साल से। तो जब आप कोई कार्य बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि मैं इतने सालों से कोई काम कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए सिंस नहीं फॉर यूज़ करेंगे जी। कभी भी आप अगर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सालों की बात कर रहे हैं तो आप फॉर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे मैं दिल्ली में 4 सालों से रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली फॉर 3 years, ना कि आई लिव इन दिल्ली सिंस 3 years। ओके, और अगर आपको सिंस को यूज़ करना है तो आप एक पर्टिकुलर साल या फिर एक पर्टिकुलर टाइम बताएंगे जब से आप वो चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश 2005 से सीख रहा हूँ, तो आप सिंस को तब यूज़ करेंगे जब आप किसी खास टाइम में किसी पर्टिकुलर ईयर की, पर्टिकुलर साल की या महीने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि आप 2015 से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। पर अभी तो 2017 चल रहा है, तो कितने साल हुए आपको इंग्लिश सीखते हुए? आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years जी। तो ये फ़र्क होता है सिंस और फॉर में। फॉर को हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड के लिए और सिंस को हम यूज़ करेंगे किसी एक खास टाइम के लिए। ओके, तो इसके साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ, और आज हमने सीखा है कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें इंग्लिश बोलते हुए या इंग्लिश लिखते हुए कभी नहीं करनी। अगर आपको ये समझ आया तो लाइक पे क्लिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वापस आइएगा मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय बाय।